हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 27 और चैप्टर का नाम है अनकॉन्शियस क्लाइंट। तो भाई अनकॉन्शियस क्लाइंट हमारा वो होता है जो बेहोशी की अवस्था में जो पेशेंट होता है उसको हम अनकॉन्शियस क्लाइंट बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा लास्ट चैप्टर है फंडामेंटल के अंदर। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं हमारे। तो इसमें जितने भी कंप्लीशन में हमारे दिए गए हैं लर्नर के लिए अनकॉन्शियस के बारे में जानना और ग्लास ब्लॉक स्केल्स के द्वारा हमें जांच करना है कि भाई कितने बेहोशी की अवस्था के स्टेज क्या है, आइडेंटिफाई करना नेसेसरी प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोज करना अनकॉन्शियस क्लाइंट के सारे और अनकॉन्शियस क्लाइंट्स के जो स्किल डेवलप करने की जो चीजें होती है उनको किस तरीके से करेंगे। तो जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में इसके अंदर बात करेंगे। तो आगे जानते हैं हम कि अनकॉन्शियस क्लाइंट जो है वो कैसे होते हैं, कौन कौन सी स्टेज उनकी होती है। तो भाई इन्होंने बताया है कि कॉन्शियसनेस इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेकफुल एंड अवेयर और सेल्फ एनवायरनमेंट एंड टाइम। अनकॉन्शियसनेस कैन बी द ब्रीफ लास्टिंग फॉर फ्यू सेकंड टू एन आवर और सो और सस्टेन लास्टिंग फॉर फ्यू आवर और लॉन्गर। तो इन्होंने बताया है कि कॉन्शियसनेस जो होती है यानी कि चेतना जो होती है, चेतना कौन सी स्टेज होती है हमारी, चेतना वो स्टेज होती है जिसमें हम पूरी तरीके से जागरूक होते हैं, यानी कि पेशेंट पूरी तरीके से जागरूक होता है अपने प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, की भी वो ये अब कितना टाइम हुआ है, मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, और मैं कौन हूँ। तो वो सारी की सारी जो होती है हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाती है। तो इसमें हमें चेतना होती है, पता होता है, सारी अवेयरनेस होती है अपने बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में और समय के बारे में। अनकॉन्शियसनेस कैन बी ब्रीफ और अनकॉन्शियसनेस जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, बेहोशी की अवस्था हम उसको बोल सकते हैं, उसमें ये चीजें नहीं होती हैं। और ये जो अनकॉन्शियसनेस जो होती है कम समय के लिए हमारी होती है, जैसे कि लास्टिंग फ्यू सेकंड, कुछ सेकंडों के लिए हो सकती है बेहोशी की अवस्था, कुछ घंटों के लिए हो सकती है और उससे लंबी भी चल सकती है, कुछ घंटों से लंबी भी अवस्था चल सकती है। तो अनकॉन्शियसनेस हमारी बेहोशी की अवस्था है, कैन बी द product by the produced by the disorder that the distribute of the ascending reticular activating system RAS both cerebral hemispherius और anything that the metabolically जो मेरा डिप्रेस होता है, ओवरऑल ब्रेन फंक्शन, ड्रग्स ओवरडोज। तो इन्होंने बताया कि जो अनकॉन्शियस जो होता है ना वो किससे प्रोड्यूस होता है, यानी कि बेहोशी की अवस्था हमारी पैदा कैसे होती है, किसी प्रकार का अगर डिसऑर्डर हो जाता है, कहाँ हो जाएगा, जो हमारा असेंडिंग रेटिकुलर जो हमारा एक्टिवेटिंग सिस्टम होगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RAS। तो ये हमारा जो रेटिकुलर होते हैं, हमारे रेटिकुलर जो सेल्स के अंदर हमारे रेटिकुलर्स पाए जाते हैं, तो उनके एक्टिवेटिंग सिस्टम में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, बोथ सेरिब्रल यानी कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीरियर्स जो हमारे होते हैं, अगर आपने ब्रेन का चैप्टर किया है, एनाटॉमी के अंदर ब्रेन का चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि सेरिब्रल हेमिस्फीरियर्स हमारी कौन सी होती हैं। तो दोनों हेमिस्फीरियर्स प्रॉब्लम, हेमिस्फीरियर्स जो सेरिब्रल हेमिस्फीरियर्स होते हैं, ब्लड वेसल से संबंधित जो चीजें होती हैं, अगर ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जो चीजें होती है, अगर वहां पर कोई दिक्कत हो जाती है और वहां का मेटाबॉलिकली जो चीजें होती है या फिर वहां पर किसी चीज का सिंथेसिस या फिर हमारा जो मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम होता है, जो मेटाबॉलिकली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे डिप्रेस हो रहा है, किसी भी तरीके का प्रेशर या दबाव आ रहा है, तो ओवरऑल ब्रेन फंक्शन अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर आपने दवाइयां बहुत ज्यादा मात्रा में खा ली है, तो या नींद की खा ली है, बेहोशी की दवाइयां या फिर कोई मादक पदार्थ यानी कि नशीले पदार्थ अगर आपने लिए हैं, तो वो हमारी क्या करते हैं, अनकॉन्शियसनेस का कारण बनते हैं। जैसे कि किसी भी प्रकार का ड्रग्स लिया, इंजेक्शन के द्वारा, खाने के द्वारा, सोने के द्वारा, बहुत तरीके के ड्रग्स होते हैं। अगर इस तरीके की आपने चीजें की हैं तो वो हमारी क्या होती है, उससे अनकॉन्शियस यानी कि बेहोशी की अवस्था उत्पन्न हो सकती है, नशे में पड़े रहने की। ठीक है, तो नशे में पड़े रहना और बेहोश होना ये भी अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है, मादक पदार्थों का सेवन करते तो उसमें हमारा जो होता है, जब तक उसका असर है बॉडी के अंदर वो रहेगा, उसके बाद अपने आप ही जो है बेहोशी की अवस्था खत्म हो जाती है। तो किसी चीज का नशा करके बेहोश रहना अलग होता है और जो हमारी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से जो बेहोशी की कंडीशन होती है वो हमारी अलग होती है। ठीक है, तो कोमा इज स्टेट ऑफ द सस्टेन अनकॉन्शियसनेस विच द क्लाइंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू वर्बल सेटिबिलिटी। तो कोमा की जो स्टेज होती है वो हमारी जो अनकॉन्शियस होती है यानी कि बेहोशी की स्टेज होती है और ये क्लाइंट जो इसमें किसी प्रकार का ना रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वर्बल सेटिबिलिटी यानी कि बोल बातचीत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बोलने के प्रति उत्तेजित या सेटिबिलिटी नहीं होता है, डज नॉट मूव वॉलेंटरी और अपनी इच्छा से किसी प्रकार की मूवमेंट भी नहीं कर सकता है, डू नॉट ब्लिंक और पलके भी नहीं झपकाता है, और अलर्टेड रिस्पिरेटरी पैटर्न, तो रिस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने का जो उसका पैटर्न है वो भी हमारा अलग या चेंज हुआ हुआ दिखाई दे सकता है। अलर्ट हो सकता है, पापलर रिस्पॉन्स यानी कि जो हमारी आंखों की जो पुतलियां होती हैं उनमें भी चेंज आ सकता है, लाइट एंड वियरिंग रिस्पॉन्स ऑफ द पेनफुल सेटिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है, ये हमारे लाइट और जो हमारे रिस्पॉन्स होता है ये हमारा बहुत ही पेनफुल सेटिबिलिटी हो जाता है, यानी कि उठने की अगर रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं तो पेनफुल होता है। ठीक है, यानी कि कुछ जागने की या बताने की कुछ या कुछ करने की कोशिश करते हैं तो पेनफुल रिस्पॉन्स इसके अंदर हमारा होता है, हल्का फुल्का पेनफुल होता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें हम जानेंगे कि दी लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अब अनकॉन्शियसनेस के कौन कौन से लेवल होते हैं, यानी कि बेहोशी की अवस्था के कौन कौन से लेवल होते हैं। एक लेवल होता है हमारा अलर्टनेस ओरिएंटेड। तो अलर्टनेस से ओरिएंटेड का मतलब हो जाता है ओपन आई ऑफ द स्पॉन्सली
रिस्पॉन्ड ऑफ द सेटिमुली अप्रोप्रिएटली। तो इन्होंने बताया कि बीच में इंसान ना थोड़ा सा अलर्ट होता है, यानी कि किसी भी प्रकार की उत्तेजना से प्रभावित होता है ना, रिस्पॉन्स देता है, तो उसमें क्या हो जाता है, ओपन आईज हो जाती है, यानी कि आंखें जो है खुल जाती है। किसी भी तरीके की उत्तेजना को देख करके अगर आंखें खुल जाती हैं तो वो हमारा अलर्टनेस ओरिएंटेड लेवल बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा लेथरिज स्लीपिंग, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में आलस, नींद और उन्माद में रहना, ये हमारा लेथरिजी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्लो रिस्पॉन्ड होता है बट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड होता है, यानी कि रिस्पॉन्स सही रहेगा बट स्लो होगा। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाता है, किसी प्रकार का उत्तेजित चीजें होती हैं तो उसमें क्या हो जाता है, आई ओपन हो जाती है। जैसे किसी ने सुई डुबो दी है, पानी के छींटे अगर किसी ने दे दिए हैं, कुछ चीजें सुन ले तो उसमें क्या होगा, मतलब इंसान इतना अलर्ट होता है कि नींद और जो आलस है वो एकदम से तोड़ सकता है वो, तो इसीलिए इसको बोला गया। बट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है, स्लो रिस्पॉन्स होता है बट सही रिस्पॉन्स होता है इसमें, तो किसी भी थोड़ी सी भी उत्तेजना से आंखें आराम से खोल सकता है, ओरिएंटेड होता है। ठीक है, स्टॉपर हो जाता है, स्टॉपर के अंदर हो जाता है, इसमें ओपन आई पेनफुल सेटिंग होती है, तो इसमें जो है किसी भी उत्तेजना से आंखें खोलने की कोशिश करता है लेकिन पेनफुली होता है, जबरदस्ती आंखें खोलनी पड़ती है, और नेवर फुली अवेक, और अच्छे तरीके से अवेक, यानी कि अच्छे तरीके से पेशेंट जागता भी नहीं है, कंफ्यूज रहता है चीजों को लेकर के। जब उसकी आंखें खुलती है, थोड़ी थोड़ी आंखें खोलता है तो उसे पता नहीं होता है कि वो कहाँ है, क्या है, कर रहा है, कौन उसके पास पास है। अनक्लियर कन्वर्सेशन करता है, वो पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। अनक्लियर कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत इस तरीके की करता है जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। ठीक है, तो ये हमारी सुपर लेवल की जो है कंडीशन हो जाती है अनकॉन्शियसनेस की। ठीक है, सीमी कोमा स्टेज हमारी कौन सी होती है, सीमी कोमा स्टेज के अंदर मूव द रिस्पॉन्स ऑफ द पेनफुल स्टिमुली, तो इसके अंदर भी जो रिस्पॉन्स होता है वो पेनफुली होता है, किसी प्रकार की कन्वर्सेशन नहीं कर सकता पेशेंट। प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग इसके अंदर होती है, यानी कि कन्वर्सेशन बातचीत नहीं कर सकता है लेकिन उसमें क्या होता है, प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग, यानी कि उसे पता है और वो पल के झपका करके इशारा कर सकता है। किसी अगर कोई पूछेगा दर्द हो रहा है तो पल के झपकेगा, तो किसी भी तरीके का इशारा जो है प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग पल के झपका कर वो दे सकता है। निकलना सही होता है, पल जो पपलरी रिफ्लेक्शन होता है प्रेजेंट होता है वो भी अच्छा होता है, यानी कि प्यूपिल्स वगैरह का, आईज वगैरह का किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स देना होता है वो भी उसका सही रहता है। तो सीमी कोमा में होता है, सीमी कोमा यानी कि कम स्टेज का कोमा जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है फुल कोमा। तो सीमी कोमा में तो हो जाता है अर्ध, यानी कि आधा बेहोश होता है इंसान और आधा उसको होश होता है। तो आधे होश में क्या होता है, सिर्फ वो बातचीत ही क्लियर नहीं कर पाता है, बाकी सारी की सारी चीजें पल के जब खाना निकलना ये चीजें कर लेता है। लेकिन जो फुल कोमा होता है ना उसके अंदर क्या हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव एक्सपेक्टेड टू द सीवर पेन। ये कौन है, साइलेंट करो इसे। तो इसमें कोमा और जो अनरिस्पॉन्सिव जो हमारी जो चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है और किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स जो उसके अंदर नहीं होता है। नो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, और किसी भी तरीके का जो रिफ्लेक्स जो होता है वो भी नहीं होता है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जिसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि जो फिक्स हो जाते हैं, एक जगह स्थायी हो जाते हैं, आंखें ठहर जाती हैं, कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो वॉलंटरी मूवमेंट इसके अंदर नहीं हो जाती, ये हमारा फुल कोमा के अंदर आ जाता है। असेसमेंट ऑफ द अनकॉन्शियसनेस क्लाइंट, तो इसमें जो अनकॉन्शियसनेस क्लाइंट के अंदर हम कैसे असेसमेंट करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे। तो इसमें फॉर द केयर ऑफ द इफेक्टिव नर्स शुड परफॉर्म फ्रीक्वेंट सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो नर्स है वो इफेक्टिव केयर देने के लिए नर्स को चाहिए कि वो सारी की सारी उसकी फ्रीक्वेंट परफॉर्मेंस देखे, सारे सिस्टमेटिक चीजों को देखे, ऑब्जेक्टिव चीजों को जांचे। तो उसका असेसमेंट इस तरीके से ही पता चलेगा कि भाई पेशेंट जो है कॉन्शियस है, थोड़ा बहुत कॉन्शियस है, सीमी कोमा में है या सुपर कोमा में है, लेथरेजी है, या फिर उसका अल्टरनेस ओरिएंटेड है। मतलब कि ये जो स्टेज है ना, जो लेवल है, ये हम असेसमेंट से ही पहचान सकते हैं। तो नर्स जो है वो क्लाइंट का अनकॉन्शियसनेस का असेसमेंट कैसे करेगी, वो सारी की सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो जो इफेक्टिव केयर देने के लिए ये सारी चीजें जानना जरूरी है कि पेशेंट जो परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है, सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव चीजों को कैसे देख रहा है वो। ठीक है, आगे तो इसमें जो हमारा असेसमेंट इसके अंदर होता है ऑन द कोमाटोस क्लाइंट, तो कोमा में जो हमारे पेशेंट होते हैं उनका असेसमेंट जो है वो किया जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू आवर ऑफ कोमा, जो 1 घंटे से कोमा के अंदर है। न्यूरोलॉजिक असेसमेंट टू बी डन एज ओपन एज एवरी 15 मिनट। तो जो न्यूरोलॉजिक असेसमेंट हम जिसका कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जिसका असेसमेंट कर रहे हैं, और 1 घंटे से कोई पेशेंट कोमा में है तो हर 15 मिनट के अंदर ये असेसमेंट आपने करना है। ठीक है, हर 15 मिनट में आप पेशेंट को चेक करेंगे। ठीक है, कोमाटोस क्लाइंट जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं अदर पर, यानी कि जो कोमा में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो कम्प्लीटली दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस आर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स आर इम्पेयर्ड, क्योंकि उनकी जो चेतना होती है, जो उनकी जो अवस्था होती है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्शन जो होता है वो उसकी कमी होती है, यानी कि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्शन उसके अंदर होता ही नहीं है। वो अपने प्रति ना जागरूक होता है, ना उसे पता होता है, ना उसका कोई सेंसेस इस तरीके से वर्क अच्छे से कर रहा होता है। तो उसकी कमी होने के कारण उसमें क्या हो जाती है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो काम अच्छे से नहीं करती है, उसमें कमी रहती है। तो कोमा इज ओपन लाइफ थ्रेटिंग, तो वही जो कोमा है ये एक जानलेवा चीज है। ठीक है, जानलेवा अवस्था होती है पेशेंट की, तो इसमें जो है रिक्वायरी अग्रेसिव इंटरवेंशन, तो इसके अंदर जो इंटरवेंशन किया जाता है वो नर्स के द्वारा किया जाएगा। तो नर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मीटिंग बेसिंग ह्यूमन नीड ऑफ द प्रिवेंटिंग ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद कोमा। तो नर्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी की सारी पेशेंट की जो जरूरतें हैं
उनसे मिलना, उनकी बेसिक जरूरतों को पूरा करना, और बेसिक जरूरतों को पूरा करेगी और रोकथाम करेगी जो भी कोमा की वजह से जितने भी कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएट हो रहे हैं उन सभी की रोकथाम भी करेगी। तो ये नर्स का काम होता है, नर्स को का जो है रिस्पॉन्सिबल होती है नर्स इस चीज के लिए कि भाई सारी की सारी चीजों की देखभाल करना, कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करना, प्रॉब्लम्स को खत्म करना और सारी की सारी चीजों को देखना। और नर्स का काम होता है हिस्ट्री करेगी, हिस्ट्री में कलेक्टिव जो हमारी जो प्रिटेंट इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग प्रेजेंट इलनेस, पास्ट इलनेस, सर्जरी, तो जो नर्स होती है उसको देखना है कि सारी की सारी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी है पेशेंट के प्रति कि भी प्रेजेंट इलनेस, पास्ट इलनेस, भी जो प्रेजेंट में जो उसको बीमारी है या पहले उसको कोई बीमारी थी, उसका कोई ऑपरेशन हुआ था, उसकी कोई पर्सनल हिस्ट्री है चीजों को लेकर के, न्यूट्रिशन हिस्ट्री, भाई इसको पोषक तत्व अच्छे से नहीं मिल रहे, खाना पीना ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक यानी कि समाज के प्रति या फिर उसकी आर्थिक स्थिति के प्रति जो उसकी चीजें हैं, या फिर इन्वायरमेंटल स्टेटस के प्रति कोई चीजें हैं। तो ये जो डाटा होता है ये हेल्प करता है कोमा के कारण को जाने में, इसकी जो बेहोशी की जो अवस्था है उसके क्या कारण है, तो उन सभी चीजों के लिए ये सारी की सारी हिस्ट्री जाननी जरूरी होती है। तो वही इसमें हमने जान लिया है कि अनकॉन्शियस पर्सन जो होता है उसके लेवल कौन कौन से होते हैं और किन किन चीजों की हमें असेसमेंट इसके अंदर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।